नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर। हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। थ्योरी के साथ काफ़ी शानदार तरीके से हमने हर एक चीज़ को समझा, काफ़ी आसान भाषा में। किताब की भाषा को हमने अलग रखा और हमारी खुद की लैंग्वेज में हमने हर एक टॉपिक को, हर एक क्षेत्र को समझने की कोशिश की और हमने देखा कि राजस्थान में जो 4 भागों में भौगोलिक स्वरूप में बदला जाता है राजस्थान को, वो किस प्रकार है। किस प्रकार की परिस्थितियां बनी, तब जाके मैदानी भाग, मरुस्थलीय प्रदेश ये राजस्थान के अंदर बने। पहले तो सिर्फ पहाड़ हुआ करते थे या पर्वत हुआ करते थे। ये सारी चीजें काफी गहराई से हमने समझी है आज की हमारी क्लास में। और पिछली क्लास में जो हमने बात की थी कि आगे आने वाली क्लासों में हम हर एक भूभाग को अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे, तो आज की हमारी क्लास में हम शुरुआत करेंगे। क्लू है, आप समझना कि सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में जो भूमि है वो पाई जाती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे मिट्टी के अंदर नमी बिल्कुल ही नगण्य होती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पाया जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे शुष्क प्रदेशों में शामिल किया जाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे अस्थिर टीले पाए जाते हैं जो निरंतर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। काफी सारी विशेषताएं इसके अंदर है, लेकिन ये कुछ पॉइंट थे जिनके माध्यम से हम इस क्षेत्र को याद रख सकते हैं। ये भी याद रख सकते हैं कि नमी काफी कम है, मतलब कि यहाँ पे वर्षा काफी कम होती है। वर्षा काफी कम होती है, उसका कारण है कि अरावली की समांतर स्थिति और बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून के अवरोध में ये स्थिति बनती है अरावली की। इसके कारण ये प्रदेश शुष्क रह जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मरुस्थल की। राजस्थान के मरुस्थल में भी हम बात कर रहे हैं राजस्थान के शुष्क मरुस्थल की। 2 भागों में मरुस्थल को बांटा जाता है। काफी आसान तरीके से समझेंगे इस चीज को। वापस देखना, राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग शुष्क मरुस्थल, दूसरा भाग अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल में क्या अंतर है। जब हम शुष्क मरुस्थल को और अर्धशुष्क मरुस्थल को दोनों को पढ़ लेंगे, तब हमें अंतर समझ में आ जाएगा। कोई एक लाइन में हम अंतर नहीं बता सकते, क्योंकि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि एक दीवार बनी हुई है, दीवार के इधर शुष्क है और इधर अर्धशुष्क, ऐसा नहीं है। हमको यहाँ पे रेग मरुस्थल मिलता है, मिश्रित मरुस्थल मिलता है, मतलब कि जहाँ पे मिट्टी भी हमको मिलती है, जहाँ पे अपरदन भी मिलता है और निक्षेपण भी हमको मिलता है। मतलब पथरीला मरुस्थल भी हमको मिलता है और रेतीला मरुस्थल भी हमको मिलता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि अर्धशुष्क और मरुस्थल के एक बीच में लाइन खींच दी जाए तो वो मरुस्थल दोनों को अलग कर देगा, नहीं करेगा। इसीलिए हम 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की बात करते हैं। उसका कारण ये है कि वो स्थिति काफी ज्यादा जगहों में बनती है। मतलब जहाँ जहाँ पे बारिश कम हो रही है वहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ इस जिले में बारिश अच्छी होती है, हर साल अच्छी होती है, हम वहाँ से 25 सेंटीमीटर उसको बढ़ाने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति बनती है। शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले आज की हमारी क्लास हम सिर्फ बात करेंगे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाले स्थान की, मतलब कि सिर्फ शुष्क मरुस्थल की। बाकी और किसी की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैदानी भाग के लिए हम कुछ बातें करेंगे ताकि हमको अच्छे से शुष्क मरुस्थल समझ में आ जाए। ध्यान से सुनना। मैप आपके पास होना चाहिए राजस्थान का, और मैप इस प्रकार आपके पास होना चाहिए कि उसमें पहले कुछ भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ये आपका काम है कि आप मैप को भरो अपने हिसाब से और फिर मिलान करो किसी गाइड में जो बना मैप है उससे। तो आपको पता चलेगा कि आपने अच्छा बनाया है या उन्होंने अच्छा बनाया है। ठीक है, आपने अच्छा समझा है या उन्होंने आपको अच्छा समझाया है, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैप आपके पास भी होना चाहिए। मैप नहीं बना रहे, काल्पनिक रूप से मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैप आपके पास है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको राजस्थान के मैप के अंदर जब पश्चिम में हम देखते हैं तो हमको एक देश मिलता है, वो है पाकिस्तान। और इसी पाकिस्तान के अंदर हिमालय से आने वाली एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है सिंधु नदी।
और उसी नदी के नाम पे हम हिंदुस्तान भी कह देते हैं, इंडिया भी हम कह देते हैं हमारे देश को। तो ये जो नदी है, शुरुआत में सबसे पहले लोगों ने यहाँ इसी नदी पे आना शुरू किया था, उसके बाद भारत में एंट्री मारते हैं। तो ये जो नदी है मरुस्थल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये नदी? इस नदी के आसपास जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र है जो पाकिस्तान में काफी विस्तार से फैला हुआ है। एक बात तो ये हो गई, ध्यान से समझना, मरुस्थल को समझ रहे हैं। एक क्षेत्र हमको यहाँ पे मिलता है और वो क्षेत्र है गुजरात का, और इस क्षेत्र को हम कहते हैं कच्छ का रण। गुजरात के अंदर स्थित कच्छ का रण। लेकिन इस कच्छ के रण की कुछ सीमा राजस्थान के बालोतरा तक फैली हुई है। मतलब कुछ मिट्टी बालोतरा तक फैली हुई है, और अभी तो पूरे राजस्थान के मरुस्थल के अंदर कच्छ के रण की मिट्टी मिल जाती है। क्या कारण है उसको समझना। पहले बालोतरा तक समुद्र हुआ करता था, जो अरब सागर है वो बालोतरा तक हुआ करता था। लेकिन जो गुजरात में जो खाड़ियां पाई जाती है, कच्छ का रण, वहां पे तो वो जो पानी है समुद्र का वो कहाँ तक हुआ करता था? राजस्थान के बालोतरा जैसे, बाड़मेर, बालोतरा जैसे हिस्सों में, झालोर जैसे हिस्सों में मिलता था। लेकिन ये क्षेत्र निरंतर सूखता रहा और यहाँ पे रेत बिछती चली गई। इसीलिए तो लूनी नदी का जो नाग पहाड़ से निकलती है वो कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है या उसके अंदर समा जाती है। वो नदी बंगाल की खाड़ी, सॉरी, अरब सागर तक नहीं पहुंचती है, वो कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ तक पहले समुद्र हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे मिट्टी बिछ गई है। दो प्रकार की चीजें होती है मरुस्थल के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पहला होता है अपर्दन, अपर्दन, और एक होता है निक्षेपण। ये शब्द याद रखना। अपर्दन तो होता है कटाव करना, और निक्षेपण होता है जमाव करना। कटाव करना और जमाव करना, दोनों पॉइंट को लिखना, दोनों शब्दों को लिखना। मैप के नीचे कोई खाली जगह हो तो वहां पे अपर्दन यानी होता है कटाव, निक्षेपण यानी होता है जमाव करना। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैदान है सिंधु नदी का, यहाँ पे मिलने वाली मिट्टी, यहाँ पे मिलने वाली मिट्टी अक्सर राजस्थान में उड़ के आती है। तो कटाव कहाँ से हो रहा है, अपर्दन कहाँ से हो रहा है? इन क्षेत्रों से। निक्षेपण कहाँ पे होगा? राजस्थान के अंदर, जो आपको मरुस्थल मिलता है वहां पे। निक्षेपण कहाँ पे होगा? राजस्थान के अंदर, जो आपको मरुस्थल मिलता है, जमाव होगा। यही स्थिति कच्छ के रण की बनती है। मिट्टी उड़ के आती है कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। क्या होगा? निक्षेपण, जमाव होगा। अब आप सोचिए, राजस्थान के अंदर पहले सरस्वती नदी, गंगा नदी, सॉरी घग्गर नदी, काफी सारी नदियां हुआ करती थी। इनकी सहायक भी नदियां भी मरुस्थल के अंदर हुआ करती थी। और पहले मरुस्थल नहीं था, ये जंगल था, जंगल प्रदेश कह सकते हो। तो यहाँ पे मान लो कि इस तरह नदियां निकलती हैं, जो सहायक नदियां भी है यहाँ पे जैसलमेर के अंदर, चाहे वो बीकानेर हो, चूरू हो, फलोदी हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बालोतरा हो, पाली हो, ठीक है, नागौर हो, हनुमानगढ़ हो, घग्गर हो, सीकर हो, झुंझुनू हो, जो शेखावाटी क्षेत्र हो गई, ये हो, काफी सारे जिले, लगभग 17 या 18 जिले इसमें शामिल किए जाते हैं मरुस्थल के अंदर, अभी जो नवीनतम बने उसको लेकर। इन सारे जिलों में मान लो कि नदियां निकला करती थी। आंतरिक नदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नदियां भूमिगत भूमिगत नहीं थी, भूमि के ऊपर थी, ठीक है, जमीन के ऊपर जो चलने वाली जो नदियां थी, वो उनकी बात हो रही है। अब मान लो कि यहाँ पे प्लेस्टोसीन युग आया था 2.6 मिलियन साल पहले, ठीक है। उस वक्त जलवायु में बदलाव हुआ था, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की। गर्मी बढ़ी, मानसूनी प्रक्रिया कम हुई, और मरुस्थल का जो क्षेत्र जंगल था वो क्या हुआ? सूखने लगा। सूखने लगा तो वाष्पीकरण होने लगा। अब मान लो कि आपके पास किताब नहीं है, किताब नहीं है आपके पास, और मरुस्थल को समझने के लिए आपके पास कोई सामग्री नहीं, और आपको ये कहा गया कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पहले तो बहुत बारिश हुआ करती थी, लेकिन वहां पे अब तो बारिश ही नहीं हो रही है। आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आएगी? वही चीजें
आपके मरुस्थल के लिए आनी चाहिए। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। पहली चीज आपके यहाँ पे आएगी, अगर बारिश नहीं है तो खेती संभव नहीं है, जो पेड़ पौधे हैं वो सूख जाएंगे। अगर आपको फिर ये कह दिया जाए कि वहां पे तो पहले समुद्र हुआ करते थे और जो मिट्टी है वो तो समुद्र की है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा और आंसर भी आ जाएगा कि अगर पहले समुद्र हुआ करता था और अभी वहां पे बारिश नहीं हो रही है, वहां पे मिट्टी सूख रही है, नदियां सूख रही है, तो वहां पे जो मिट्टी है वो नमकीन वाली होगी, मतलब कि लवणता युक्त मिट्टी होगी, मतलब कि नमक होगा मिट्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि समुद्र तो खारे होते हैं। आपसे कहा दिया जाए कि वहां पे काफी सारी नदियां बहा करती थी पहले, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है तो वो नदियां क्या होगी? आपके अंदर आंसर आए, कोई किताब की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। देखो, सीधा क्वेश्चन है, सीधे आंसर आ रहे हैं। मन में आएगा कि नदियां, अगर बारिश नहीं हो रही तो वो नदियां सूख जाएगी। निक्षेपण, ये शब्द आना चाहिए। नदियां सूख जाएगी, लेकिन सिंधु नदी और कच्छ के रण, हवा तो नहीं सूख जाएगी ना, हवा तो चलती रहेगी ना। चाहे हवा में नमी हो चाहे नमी नहीं हो, लेकिन हवा तो बहती रहेगी ना। अगर ज्यादा भारी होगी तो बारिश कर देगी, लेकिन हवा ऐसा थोड़ी कि हवा रुक जाएगी, ज्यादा भारी हो जाएगी, पानी वाली हो जाएगी, तो हवा तो निरंतर बहती रहेगी। अपर्दन करके निक्षेपण करेगी, और राजस्थान के अंदर निक्षेपण ज्यादा हुआ है, कटाव कम हुआ है। कटाव अरावली का हुआ है, लेकिन राजस्थान के अंदर जो निक्षेपण की प्रक्रिया हुई वो मरुस्थल के अंदर हुई है। नदियां सूख गई है, ज्यादा गर्मी है, मिट्टी के अंदर नमी नहीं है, हवा सिर्फ धूल उड़ा सकती है, वहां पे पानी नहीं उड़ा सकती है, क्योंकि पानी वहां पे है ही नहीं मिट्टी के अंदर। गंगा के मैदान से आने वाली, कच्छ के रण से आने वाली मिट्टी सबसे पहले किस क्षेत्र में बिछेगी? सबसे पहले शुष्क मरुस्थल में बिछेगी। कारण क्या है? क्योंकि पास में वही पड़ रहा है। सिंधु नदी के पास में सबसे पहले कौन सा जिला? जैसलमेर किस हिस्से में आता है? शुष्क मरुस्थल के अंदर आता है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सीमा के टच करने वाला बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर की सीमा टच नहीं होती, लेकिन बाड़मेर, ये जो क्षेत्र है, बालोतरा हो गया, सीमा टच नहीं होती है लेकिन पास में है, तो इनमें सबसे महीन बारीक मिट्टी मिलेगी। शुष्क मरुस्थल के अंदर कौन सी मिट्टी मिलती है? रेतीली बारीक मिट्टी मिलती है। कोई किताब की आवश्यकता पड़ रही है क्या? सीधा सिर्फ हमने सिंधु नदी और कच्छ का रण बनाया, सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। निक्षेपण जो हुआ, और हमने कहा कि काफी सारी नदी यहाँ पे बहा करती थी। अब मान लो एक नदी बहा दो, जो घग्गर, हनुमान, मैप के अंदर देखना, हनुमान घाट और गंगानगर, वहां से एक नदी बहाओ, जैसे लूनी नदी अजमेर से निकलती है और बालोतरा से होके वो जाती है 6-7 जिलों से होके, तो इसी तरह आप एक काल्पनिक नदी बनाओ। वो नदी राजस्थान, मान लो कि ये राजस्थान है हमारा, यहाँ से एक नदी बनाओ, वो नदी कच्छ के रण में भेज दो। कहाँ से? गंगानगर से। इस नदी के काफी सारी सहायक नदी अपने आप ही बन जाएगी, काफी सारी जगहों से इस नदी में पानी आने लग जाएगा। ठीक है, अब इस नदी को सूखा दो, मतलब कि यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही, मन में सोच लो यहाँ पे बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे बस धूल उड़ेगी, लेकिन धूल कहाँ पे उड़ेगी? जहाँ पे समतल जगह है। लेकिन ये नदियों का अपने साथ बेसिन बना रही है ना, तो उस बेसिन के अंदर तो मिट्टी जमने लगेगी, और ये कोई एक दिन दो दिन की प्रोसेस तो थी नहीं, हजारों सालों की प्रोसेस थी। तो जब ये सूखने लगी नदियां, तो निक्षेपण यहाँ पे मिट्टी का होने लगा, और कच्छ के रण की मिट्टी जो उड़ के आई वो भी तो नमक के साथ उड़ के आई, और कहाँ पे बिछने लगी? वो बिछने लगी, निक्षेपण होने लगा कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। अब समझना, जो नदियां सूख गई और जहाँ पे मिट्टी बिछ गई, तो वहां पे काफी सारी ऐसी बड़ी बड़ी जगह तालाब के रूप में या बेसिन के रूप में रह गई, और जब भी वहां पे बारिश होती है वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे, तो हमको क्या देखने को मिलता है? वहां पे खारी जिले हमको देखने को मिलती है। तो जो निक्षेपण हुआ राजस्थान के अंदर, वो शुष्क मरुस्थल के अंदर की ऐसी स्थिति कि हमको वहां पर खारे पानी की जिले देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, हमें बात करनी है शुष्क मरुस्थल को लेकर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के इधर वाले स्थान को लेकर। सबसे पहले हमको एक चीज नोटिस कर लेते हैं कि ये जो शुष्क मरुस्थल है वो किन किन जिलों में फैला हुआ है। जैसलमेर में तो पूरा फैला हुआ है शुष्क मरुस्थल, बीकानेर का दक्षिण और पश्चिम वाला हिस्सा होगा, बाड़मेर होगा,
बालोतरा का हिस्सा होगा पश्चिम वाला, जोधपुर का उपखंड जो जोधपुर है वहां तक का हिस्सा होगा पश्चिम वाला, फलोदी का हिस्सा होगा, फलोदी तो पूरा ही आ जाएगा, थोड़ा सा उस अर्धशुष्क मरुस्थल में जाएगा। तो ये 6 जिले जो है ये राजस्थान के शुष्क मरुस्थल के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास है, 3 पॉइंट बोल रहा हूं मैं, सुनना। अक्कलवुड, फासिल पार्क, लाठी सीरीज और प्लाया जिले। ये कुछ शब्द लिखने पड़ते हैं ताकि कोई शब्द छूट ना जाए। तो अक्कलवुड, फासिल पार्क, लाठी सीरीज और प्लाया जिले। जो अक्कलवुड फासिल पार्क है ना, यहाँ पे हमको जो पेड़ की स्थिति मिलती है वो काफी समय पुरानी वनस्पतियां हमको मिलती है। तो हमको ये इससे पता चलता है कि जो जोरासिक जो काल था है डायनासोर वाला, तो उस काल में मतलब कि जंगल हुआ करते थे, हरी भरी वनस्पतियां हुआ करती थी, हमको इसका अंदेशा होता है। दूसरा, इसी फासिल पार्क के अंदर हमको समुद्री जीवाश्म भी मिलते हैं और समुद्री जो है उसकी मिट्टी जो मिलती है हमको, तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे तैतीस सागर हुआ करता था। लाठी सीरीज की जो हमने बात की, आगे हम पढ़ने वाले कहाँ तक फैली हुई है, ये मतलब 60 किलोमीटर की जल पट्टी है जो घग्गर नदी का अवशेष माना जाता है। ये पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई है, ठीक है। आगे वैसे भी हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो लाठी सीरीज मिट्टी पानी की जैसलमेर के अंदर एक अपवाद के रूप में मिलती है। मतलब आप देखो, अगर मैदानी भाग है राजस्थान के अंदर तो वहां पे अपवाद के रूप में आपको कोई खारी झील मिल जाएगी, लेकिन जैसलमेर के अंदर अपवाद के रूप में आपको मिट्टी पानी की झील मिल रही है। झील क्या मतलब, पर पट्टी मिल रही है पूरी नदी की तरफ। वहाँ पे नलकूप लगाए गए हैं, काफी सारी वहाँ पे सेवन घास, काफी सारी दूसरी घासें मिलती है जो खाने के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी स्थिति हमको मिलती है। तीसरी, प्लाया जिले, रन टाट। प्लाया जिले जो होती है, जो 2 टीले होते हैं, उन टीलों के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है, उनको प्लाया जिले कहते हैं। फिर ये बाद में सूख जाती है, तो सूखने पर जो दलदली जो कुछ जमीन बन जाती है उनको रन या टाट हम कह देते हैं। उसके बाद रेह कलर भूमि होती है, कलर कह देते हैं उसको। वो होती है कि यहाँ पे सफेद पट्टी जम जाती है ऊपर, ठीक है। काफी सारे केमिकल मिल मिल के एक सफेद नमक की पट्टी जमा देते हैं, वो कृषि के लिए बिल्कुल खत्म हो जाती है वो, और ये सेम की समस्या का भी एक कारण बन जाती है। ये जो स्थितियां बनती है, लाठी सीरीज हो गया, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछते हैं लाठी सीरीज क्या होता है, रन या टाट क्या होते हैं, खड़ीन कृषि क्या होती है। जो बारिश का पानी होता है उसके जहाँ पे बहा बह रहा होता है वहां पे एक तरफ दीवार कर देते हैं और उसमें खेती कर लेते हैं। तो ये खड़ीन, रन या टाट, ये सिर्फ एक अच्छे से शब्द है, इनको याद रखने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। उसके बाद हमारी आती है कि स्थलाकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। स्थलाकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, किसको, मरुस्थल को। और हम किसकी बात कर रहे हैं, शुष्क मरुस्थल की। मतलब कि एक भाग और कौन है, अर्धशुष्क मरुस्थल। अब ये स्थलाकृति के आधार पर हमको कहा गया है कि 2 भागों में बांटा गया है, मतलब शुष्क मरुस्थल को ही 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग शुष्क मरुस्थल का पथरीला, सॉरी रेतीला। दूसरा भाग पथरीला। सुनना यहाँ पे 58.5% राजस्थान के अंदर मरुस्थली जो शुष्क मरुस्थली भाग है, 58.5% भाग ऐसा है जहां पर हमको मिट्टी मिलती है और 41.5% ऐसा भाग है जहां पर हमको पत्थर मिलते हैं, मतलब कि हमको चट्टानें मिलती है। हमने लाठी सीरीज की बात की, हम हमादा की भी बात करेंगे, ठीक है। और हम एक क्षेत्र और है जो निकल के आप लिखा हुआ होगा, लाठी सीरीज की बात की, एक क्षेत्र और है जोधपुर के अंदर, बाप बोल्डर क्षेत्र उसको कहा जाता है, जहाँ पे हमको क्या मिले हैं, हिमानी, मतलब कि बर्फीली चट्टानों के अवशेष मिले हैं। तो ये चीजें हमको मिलती है। सबसे पहले हम 58.5% मिट्टी की बात करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्या है। मिट्टी का मतलब होता है कि रेत, वहां पे रेती रेत हमको जैसलमेर के अंदर मिलती है। अब समझना है यहाँ पे, क्या सोच सकते हो, आपके पास बुक नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, हवाएं चल रही है, धूल उड़ती रहेगी निरंतर, ठीक है। अब अगर हल्की बारिश हो जाए
तो वो धूल जम सकती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है तो वो धूल नहीं जमेगी बल्कि वो उड़ती रहेगी। और ये 58.5% जो क्षेत्र है शुष्क मरुस्थल के अंदर, वहाँ की मिट्टी निरंतर उड़ती रहती है। अब मिट्टी उड़ रही है निरंतर, वनस्पतियों का अभाव है क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, पेड़ पौधे सूख चुके हैं, घास नहीं है, सिर्फ उन पट्टी को छोड़ दे लाठी सीरीज की तो उसके बाद हमको रेगिस्तान में वहाँ पे सिर्फ खेजड़ियाँ ही देखने को मिलती है और कुछ नहीं, और खेजड़ियाँ भी काफी कम संख्या में देखने को मिलती है उधर। ठीक है, अब समझना, जो टीले बनेंगे वो टीले वहाँ पे मुझे बताओ किस आधार पे बनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भूस्थल में स्तूपों को याद करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। जो टीले बनेंगे वो किस आधार पे बनेंगे। अगर ये इस लाइन को आप समझ गए तो मरुस्थल के अंदर जो टीले हैं, जो आपको याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं, ट्रिकें बनानी पड़ती है, वो समकोण कौन सा बनेगा, लंबवत कौन सा बनेगा, अर्धचंद्राकार कौन सा बनेगा, ये सारी प्रोसेस सिर्फ एक ही चीज पे टिकी हुई है। जो धूल उड़ रही है उसके उड़ने का कारण है वायु, हवा, विंड, और उसी के आधार पर टीले बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक कारण शुष्क मरुस्थल के अंदर हमको जो मिलता है उसकी स्थलाकृति में बदलाव का, मतलब कि 58.5% जो जमीन है वहां पे जहाँ पे हमको बारीक रेत मिलती है, उस रेत में बदलाव का अगर कोई कारण अगर बन रहा है तो वो पहला कारण होगा रेत, मिट्टी, सॉरी, हवा, वायु। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, जो मान लो कि मौसम के हिसाब से हवा चलती है। अब समझना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन अब आ रही है। हमको क्या कहा जाता है, और किताब में आप पढ़ोगे तो भी, जब हवाएं निरंतर चलती रहती है तो अनुदैर्य बनते हैं, बरखान बनते हैं। जब हवाएं अपनी दिशाएं बार बार बदलती है तब तारा बालू का स्तूप बनते हैं। जब हवाएं अपनी दिशा बदल देती है तो बरखान के उल्टे अर्धचंद्राकार स्तूप बनते हैं, बालू का स्तूप। उनको अनुदैर्य, अनुप्रस्थ कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही पैराबोलिक, सब्रकाफीज, ये बनते हैं। अब जब भी आप पढ़ो ना तब ध्यान रखना कि राजस्थान में हवा की दिशाओं में बदलाव कब हो रहा है, उसी के आधार पर टीले राजस्थान में बनेंगे। एक ही साथ सारे टीले बनने की संभावना है ही नहीं, बन ही नहीं सकते। तारा जो बालू का स्तूप है, जिसे पिरामिड भी कहा जाता है, वो जब राजस्थान के अंदर पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हों, जब राजस्थान के अंदर गर्मियाँ बीत चुकी हो, ठंड का मौसम चल रहा हो, तब मानसून वापस लौटने लगता है। पश्चिमी विक्षोभ इधर से आ रहे हैं, हवा वापस इधर लौट रही है, अरावली से टकराने के बाद एक हवा इधर चल रही है। ये जो सारी हवा चलती है ये तारा बालू का स्तूप और पिरामिड के रूप में, क्योंकि निरंतर हवा अपनी स्थिति बदल रही है। राजस्थान के अंदर पड़ने वाली गर्मियाँ, अरब सागर से बारिश, जो हवा चलती है, कहाँ किधर जाएगी हवा। अब सुनना, यहाँ पे राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा गर्मी कब पड़ेगी, जब सूर्य लंबवत राजस्थान के क्षेत्र जैसलमेर के अंदर उसकी किरणें पड़ेगी। लंबवत तो पड़ नहीं सकती, लेकिन बिल्कुल ही सूखा क्षेत्र है तो गर्मी वहां पे ज्यादा ही पड़ेगी। ठीक है, अब वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो अरब सागर से आने वाली हवा किस तरफ जाएगी, जहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी, और जहाँ पे गर्मी के कारण हवाएं निरंतर हल्की होकर ऊपर उठ रही है तो उस जगह को भरने के लिए वहां पे नई हवाएं आती है। इसको भी समझ लेना। मान लो ये जैसलमेर है राजस्थान का, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही है इस जगह बीचों बीच। अब सूर्य की किरणें हवा पे यहाँ पे पड़ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्थिति बनेगी कि यहाँ पे जो हवा है, अगर हवा भारी है तो वो निरंतर बहती रहेगी नीचे, लेकिन अगर हवा गर्म हो जाएगी तो पानी वाष्प बन के हवा से उड़ जाएगा। जब पानी वाष्प बन के चला जाएगा तो हवा हल्की हो जाएगी, और हल्की चीज हमेशा ऊपर उड़ती है। जैसे कि गुब्बारे के अंदर हवा भर के ऊपर उछलोगे तो उछल जाएगा। ठीक है, अगर गुब्बारे के अंदर पानी भर दो तो क्या ऊपर उछलेगा, वो तो नीचे गिर जाएगा। तो उस तरह की स्थिति, जो हवाएं ऊपर उठ गई तो यहाँ पे हवाएं जब ऊपर उठे तो स्थान खाली हो गया, खाली स्थान को भरने के लिए हवाएं आती है इधर से। और ये जो हवा आती है कहाँ से आएगी, ये पानी लेके आएगी अरब सागर से, लेकिन यहाँ पे पहुंचेगी पहुंचेगी तब तक तो वापस वाष्पीकरण हो जाएगा। तो निरंतर ये प्रोसेस चलती रहती है।
हवा की एक ही दिशा बन रही है, और दिशा कौन सी बन रही है? उधर जा रही है हवाएं, ठीक है। तो ये जो दिशा बन रही है हवा की, तो बरखान जो बनते हैं वो एक ही स्थिर दिशा में हवा चलती रहती है, और दोनों तरफ बरखान, मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे रेत थोड़ी कम होती है। तो किन क्षेत्रों में बरखान बनते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बरखान बनेंगे, ये बात हमने कर ली कि हवा निरंतर चलती रहेगी, ग्रीष्म ऋतु के अंदर बरखान बनेंगे, ठीक है। अब बरखान जो बनते हैं उनकी जो जिले बताए गए हैं इसमें, बीकानेर, पश्चिमी चूरू तथा जोधपुर के भागों में बनते हैं, ठीक है। बीकानेर, पश्चिमी चूरू, और इनसे पहले एक और बनते हैं, और वो है अनुदैर्य रेखीय बालू का स्तूप। ये लहरदार होते हैं, लगभग 100 से 200 मीटर लंबाई तक ये बनते हैं, क्योंकि हवाएं 3-4 महीनों तक स्थिर एक ही दिशा में चलती रहती है यहाँ पे। तो इससे वो लंबे पट्टी में बन जाते हैं, 30 मीटर लगभग चौड़े होते हैं, और 100 से 200 मीटर इनकी लंबाई होती है इन स्तूपों की। और फिर बरखान, ये दोनों ऐसे बालू का स्तूप है जो कब बनेंगे? ये बनेंगे गर्मी के दिनों में, जब हवाएं निरंतर एक ही दिशा में चलती रहेगी, अरब सागर से मानसून निरंतर आता रहेगा और हवाएं चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे जैसलमेर, रामगढ़, फलोदी, बालोतरा, ये जो हिस्से हैं यहाँ पे बनते हैं अनुदैर्य बालू का स्तूप। उसके बाद तारा बालू का स्तूप की हमने बात कर ली, और ये जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बीकानेर, सूरतगढ़ ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं। इन जिलों को याद रखना पड़ता है हमको कि ये किन किन जिलों में बनते हैं, क्योंकि कोई मिट्टी ऐसा नहीं है कि एक तरफ पत्थर ही पत्थर हो, एक तरफ मिट्टी मिट्टी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे, जैसे कि हिमालय हो गया, तो वो एक ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमको पत्थर ही मिलते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बारिश होती रहती है, जैसलमेर के अंदर भी बारिश होती रहती है, ठीक है। तो हमको ये डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि कौन से जिले में कौन से बनेंगे। उसके बाद है एक है पैराबोलिक बालू का स्तूप, हेयर पिन के, और ये बरखान की उल्टी दिशा में बनते हैं बालू का स्तूप, ठीक है। अब आगे देखना है यहाँ पे, हमने इस क्षेत्र की हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, तो हमने समझ लिया। अब आपके पास गाइड होगी, तो उस गाइड के अंदर देखना कि कौन से बालू का स्तूप है जो बन रहे हैं, और किस प्रकार की उनकी दिशा बन रही है। फिर जब आप राजस्थान की जलवायु पढ़ोगे तब वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और जब एक क्लास हम ऐसी लेंगे जहाँ पे जो राजस्थान में जो हवाओं की दिशा होती है कि निरंतर किस वक्त में लू कैसे चलती है, किस तरफ जाती है, वो जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर फिर हमको ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि ये हवा से जुड़ा हुआ टॉपिक है राजस्थान का, ये बालू का स्तूपों वाला। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं। विभाजन के आधार की हमने बात कर ली। अब सुनना, हमको अर्धशुष्क मरुस्थल में हल्की बारिश होती है, तो वहाँ पे निक्षेपण अच्छी तरीके से हो जाएगा हवा का, ठीक है, धूल का। जो धूल उठा के लाते हैं ना, जो अर्धशुष्क मरुस्थल आएगा, तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने लग जाएगी, 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे मिट्टी जमने लग जाएगी, और बारिश होने के कारण अच्छी तरह जम जाएगी, वहाँ पे वनस्पतियाँ उगने लग जाएगी, और वहाँ पे ठीक ठाक खेती भी होने लग जाएगी। लेकिन 25 सेंटीमीटर से इधर शुष्क मरुस्थल के अंदर इतनी बारिश नहीं होगी, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वहाँ पे निक्षेपण, हवा आएगी तो है, लेकिन वो निरंतर अस्थिर रहेगी, बदलती रहेगी अपनी जगह। उसके बाद आगे देखते हैं, एक मिनट। हमने अब समझा है, अब आप, हम एक काम करते हैं कि हर एक पॉइंट को पॉइंट वाइज समझते हैं, जो भी शुष्क मरुस्थल के अंदर जो आंकड़े हैं, जो पॉइंट है, जो इसकी विशेषता भी बताते हैं और हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है, उसको लेकर। सबसे पहले कि हमने इनकी बात की, 58.5% मिट्टी यहाँ पे, तो बालू का स्तूप की हमने बात कर ली। अब 41.5% क्षेत्र ऐसा है
जहाँ पे पथरीली जमीन हमको मिलती है। तो उनमें एक तो लाठी सीरीज है, ठीक है, लाठी सीरीज है, बाप बोल्डर क्षेत्र है जोधपुर के अंदर, दो हो गए, और तीसरा इसमें है हमादा कहा जाता है उसको। ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं, सिवाना बालोतरा कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो तीनों क्षेत्र हैं ऐसे है जहाँ पे पथरीला मरुस्थल हम कह सकते हैं, और वो 41.5% भाग पर फैला हुआ है। ये बात हो गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अब बारिश की अगर बात करें शुष्क मरुस्थल के अंदर, तो आप खुद ही बता दो कि बारिश कितनी हो सकती है। बहुत कम हो रही है। कम बारिश हो रही है तो मतलब तापमान ज़्यादा है, ठीक है। तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पे लगभग 45 डिग्री से 49 डिग्री तक तापमान चला जाता है शुष्क मरुस्थल के अंदर। और रात का तापमान कभी कभी 0 भी हो जाता है और 10 डिग्री सेल्सियस तक भी रहता है ये गर्मियों के अंदर। दोनों की हमने बात कर ली। अगर ठंड की बात करें तो यहाँ पे 30-31 तक चला जाता है ठंड में भी तापमान, क्योंकि काफ़ी गर्म स्थान है ये। उसके बाद यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है तो एरिड कहा जाता है शुष्क को। तो हम मिट्टी को एंटी सोइल भी कह सकते हैं, सोइल भी कह सकते हैं, हम डेजर्ट सोइल भी कह सकते हैं। और रेत को सैंड कहा जाता है, सैंड कहा जाता है रेत को, सैंडी सोइल भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाँ एक चीज और है, 90% ओरिजिनल मिट्टी मिलती है, मतलब रेतीली मिट्टी मिलती है, और 10% इसके अंदर दूसरी मिट्टियाँ होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस पानी सोखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब कि आप पानी डालोगे चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। और वाष्प भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से बनेगा, क्योंकि रेत है तो काफ़ी बड़े छिद्र मिलते हैं इसके अंदर। अब दूसरी काली मिट्टी हो गई, इसमें छिद्र नहीं मिलते हैं इनमें, उनमें दरारें पड़ जाती है। लेकिन ये 90% सिर्फ रेतीली होती है इस मिट्टी, इसलिए क्या होता है कि वाष्पीकरण काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज गति से वाष्पीकरण हो सकता है। उसके बाद इसमें है कि जो वनस्पति होती है, यहाँ पे मृदबीज वनस्पति होती है, उसमें खेजड़ी हो गई, अ, खेजड़ी हो गई, और अपना जो रोहिड़ा है, ठीक है, राज्य पुष्प वो हो गया। सेवन घास मिलते हैं यहाँ पे, बेर मिलते हैं, कबूल केर, बबूल केर, ये काफी वनस्पति हमको मिलती है। अब ध्यान रखना, मृदबीज वनस्पति क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है मृदबीज कि ये जो वनस्पति होती है ये अ, गर्मियों का जो समय होता है, जहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है और पानी काफी कम होता है, बारिश काफी कम होती है, तो अपनी पत्तियां छोटी छोटी कर लेती है, या तो कांटों में बदल देती है अपनी पत्तियों को। तो उससे क्या होता है कि उनको पानी की काफी कम आवश्यकता होती है। उनके जो तने होते हैं, उनकी जो खाल होती है वो काफी झाड़ी होती है, तो उससे जो वाष्पीकरण होने की जो संभावना पेड़ों से वो काफी कम हो जाती है, और काफी लंबे समय तक ये अपनी छाल के अंदर पानी को रख सकते हैं। जैसे कि कैक्टस आपने देखा होगा, तो वो काफी समय तक वो अपने अंदर पानी रखता है। इसी तरह दूसरे पेड़ भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कल्प वृक्ष। खेजड़ी को कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष, खेजड़ी। और रोहिड़ा जो है वो राजस्थान में जो शुष्क मरुस्थल है, इसका मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, ठीक है, दोनों पॉइंट है। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण, तो घोड़ावन जो है राष्ट्रीय मृगोद्यान में, ये मतलब कि संकटग्रस्त प्राणी, मतलब पशु है ये, ठीक है, घोड़ावन पक्षी है ये संकटग्रस्त, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक बग मिलते हैं, हिरण मिलते हैं, काले हिरण हमको मिलते हैं, और चिंकारा और पालना, सबसे जहरीला सांप जैसलमेर का हमको यहाँ पे मिलता है। 1977-78 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था यहाँ पे इसको रोकने के लिए। फिर एक कजरी प्रोग्राम पे आगे चलाया गया था विकास, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए। तो जो हम का मरुस्थल पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसको समझेंगे किस प्रकार के कार्यक्रम थे। तो ये आज की हमारी क्लास थी शुष्क मरुस्थल को लेकर। समझ में आया होगा कुछ तो कमेंट करके हमको जरूर बताना कि कैसी लगी क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।